तो आपको एक शोरूम प्राइस से कम पैसे में भी गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी कैश में लोगे तो क्या क्या आपके नुकसान हो सकते हैं। गेट पास दे दे तब उसके बाद वो गाड़ी वापस करके देख लेना वो आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या लगाएगा। भाई चिंता नहीं किसी बात की। जय हो भोलेनाथ की। भाई नई वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई एक बार फिर थैंक यू सभी को। देखो क्या होता है, कार बाइंग ना हर किसी का सपना होता है कि भाई मेरे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, बढ़िया गाड़ी हो और जल्दी जल्दी से मेरे पास गाड़ी हो। पर क्या कार बाइंग करने का कौन सा बेहतर तरीका होता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे कि आपको गाड़ी कैश में खरीदनी चाहिए या आपको गाड़ी फाइनेंस कराने में फायदा होता है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल पे पहली बार विजिट करा तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट ही हमेशा इस पे बनाता हूँ और कुछ यूनिक टॉपिक्स हैं जो हमारे जरूरी के टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ उन टॉपिक्स पे काम करना चाहता हूँ। तो भाई चैनल को लाइक करें और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। भाई क्या आप कंफ्यूज है आपको गाड़ी कौन से तरीके से खरीदनी चाहिए, किसके क्या फायदे हैं, मतलब कैश के कुछ नुकसान भी है कुछ फायदे भी हैं। ऐसे ही आप फाइनेंस गाड़ी कराओगे उसके भी कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, तो हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश पेमेंट क्या होता है। भाई कैश पेमेंट से बहुत इजी होता है। देखो क्या है, आपके पास पैसे हैं, आप पैसे लेके शोरूम पे गए और आपने गाड़ी खरीद ली। उसमें क्या है, कोई मीडिएटर नहीं होगा, तो उसके भी ना कुछ फायदे और नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। भाई सबसे पहला क्या होता है कि ईएमआई का झंझट ना होना। ईएमआई का झंझट क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने वन शॉट पेमेंट कर दिया है तो कोई अमाउंट नहीं देना उसे, जो आपने दे दिया शुरू में आपकी गाड़ी आपकी हो गई। दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट पे ना करना। किसी भी तरह का आप इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गाड़ी आपकी 10 लाख रुपए की है, आपने 10 लाख रुपए वहां दे दिए तो ऐसा है नहीं कि मंथली आपने ईएमआई देनी नहीं है। अगर ईएमआई होती तो आप इंटरेस्ट भी पे करते। तो पहला क्या है, ईएमआई का बर्डन ना होना। दूसरा होता है इंटरेस्ट पे ना करना। सबसे ज्यादा फायदेमंद पॉइंट एक ही होता है इसमें कि नेगोशिएशन पावर आपके पास होती है। आपके पास क्यों होती है, क्योंकि आप एक मुश्त वहां पेमेंट कर रहे हो। तो भाई डीलर वालों को पता है कि भाई बंदे के पास पैसे हैं और ये गाड़ी खरीदने आया ही आया है, मतलब इसके ये पैसे लेके तो तभी आएगा ना अभी। भाई तुम गाड़ी कुछ भी चीज खरीदने जाओगे, जब आपके जेब में पैसे होंगे आप तभी जाते हो, वैसे कोई नहीं आता फालतू में। तो आप वहाँ अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो। और मैंने कई बार ये भी देखा है, मैंने फ्रेंड्स तक को गाड़ी दिलाई है कि आप कैश में गाड़ी अगर खरीद रहे हो तो आपको एक शोरूम प्राइस से कम पैसे में भी गाड़ी मिल जाती है। 100% ओनरशिप। भाई सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी होता है कि आपको क्या है, जब आप गाड़ी कैश में खरीद रहे हो तो ओनरशिप आपकी है। आपने डीलर को पैसे दिए, डीलर ने आपको गाड़ी दी, तो आपकी ओनरशिप ऑटोमेटिक वहां ट्रांसफर हो जाती है। वो बीच में कोई फाइनेंसर या कोई बैंक का झोल नहीं होता कि भाई आपने ईएमआई भरनी है, ईएमआई भरोगे तो वो कुछ टाइम बाद पूरी होंगी तब आपके नाम पे गाड़ी चढ़ेगी। आप 100% ओनरशिप आपकी डे वन से आपके पास होती है। अब क्या है, सुनने में बहुत अच्छा लगा कि भाई हमने कैश में गाड़ी ले ली, कोई झंझट नहीं रहा, कोई ईएमआई का चक्कर नहीं, कोई इंटरेस्ट का चक्कर नहीं, ओनरशिप आपकी, नेगोशिएशन आपने कर लिया, सब चीज है। भाई इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो जरा अब नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि आप गाड़ी कैश में लोगे तो क्या क्या आपके नुकसान हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी फंड का खत्म होना। लिक्विडिटी फंड क्या होता है कि आपकी जो सेविंग है, टोटल सेविंग में से आपके सपोज करो 15 लाख रुपए थे, आपने 10 लाख रुपए गाड़ी में दे दिए, तो आपकी जो सेविंग है वो कम हो गई। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास सेविंग खत्म हो जाएगी। सेविंग अगर खत्म हो जाएगी तो आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी खत्म हो जाती है। सपोज करो कि अगर आप वही पैसा जो आपने 10 लाख रुपए गाड़ी में लगाया, क्योंकि गाड़ी तो क्या है, डेप्रिसिएशन एसेट है भाई, गाड़ी की वैल्यू डे बाय डे कम हो जाती है। जब आप शोरूम से गाड़ी लेके बाहर आ जाओगे ना, ऑटोमेटिक उसका प्राइस कम हो जाता है। आप एक काम करना कि जब आप गाड़ी खरीदो और शोरूम से बाहर आपके नाम पे वो गेट पास दे दे, तब उसके बाद वो गाड़ी वापस करके देख लेना वो आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या लगाएगा। तो गाड़ी होता है डेप्रिसिएशन एसेट। अगर सपोज करो आपने वो 10 लाख रुपए गाड़ी में ना लगा के आपने कहीं इन्वेस्ट किए होते, भाई अच्छा रिटर्न जब आपको मिल जाता है या उसमें कुछ अच्छा इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिल जाता है, क्या पता उस इंटरेस्ट अमाउंट से आप गाड़ी खरीद लेते। तो भाई ये भी ना सोचने वाली बात होती है। कैश गाड़ी खरीदते हुए ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड बचा है कि नहीं है। तो भाई इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ नुकसान कह सकता हूं मैं कैश में गाड़ी खरीदने के, ये हो जाते हैं। तो भाई ये सब था कैश में गाड़ी खरीदने का खेल। अब बात कर लेते हैं लोन पे गाड़ी खरीदना। भाई लोन पे गाड़ी खरीदने का तो सीधे सीधा टर्म है, आपने एक XYZ बैंक बीच में आपके आया है, उस बैंकर ने आपको एक अमाउंट दे दिया सर्टेन इंटरेस्ट पर और आपने गाड़ी खरीद ली है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे की, जो आपको फायदा कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदा हो सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे।
देखो भाई, आज के टाइम पे क्या है ना, हर बंदे की डिजायर है बड़ी गाड़ी खरीदना। भाई सपोज करो आपको गाड़ी खरीदनी है 20 लाख रुपए की और आपके पास है 15 लाख रुपए, तो आपने क्या करा है कि 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके 10 लाख रुपए के आपने फाइनेंस करा लिया, उसकी मतलब इजी ईएमआई करा ली है। तो आप वो आसानी से करा सकते हो। क्या होता है कि कम पैसे में आप बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो। आपकी जो डिजायर है वो बड़ी गाड़ी की है। क्या होता है कि आपकी सेविंग सेफ रहती है कि आप, क्योंकि आपने ईएमआई कराई, आपने सपोज करो आधा पैसा वहां दे दिया और आधा आपने इंटरेस्ट पे लगा दिया, तो उसमें क्या है कि आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और कुछ आपने डाउन पेमेंट कर दी। सपोज करो कि 10 लाख रुपए में से आपने 5 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख के आपने डाउन पेमेंट कर दी, क्या पता आपके 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए हो जाए। तो भाई वो आप सोच के कर सकते हो। भाई आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट का काम भी हो जाएगा और आपके पास गाड़ी भी आ जाएगी। तीसरा क्या है, आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा, खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाए तो आपके पास इमरजेंसी फंड की भी कमी ना होगी। और अगला जो पॉइंट है भाई सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में चल रहा है, वो है सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर तभी बनता है जब आप कुछ चीज क्रेडिट पे लेते हो। तो जब आप टाइमली ईएमआई पे करोगे तो आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर आपका बनेगा। उससे क्या होगा, आपको हम आगे अगर फ्यूचर में कोई लोन चाहिए, भाई होम लोन चाहिए, गाड़ी दोबारा लेनी है या कुछ लेना है, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो आप, अभी मैंने जो कार फाइनेंस के बारे में बात करी वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। भाई उसके भी कुछ नुकसान है। अब बात कर लेते हैं उन नुकसानों की। नुकसान में सबसे पहले क्या है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। भाई सपोज करो आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए की है, तो आपकी गाड़ी की कीमत ऑटोमेटिक जो है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, वो हो गई 1,20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए का सिर्फ आपने इंटरेस्ट दे दिया 1 लाख रुपए की गाड़ी पे। फिर क्या होता है, आपके पास ईएमआई का प्रेशर होता है। देखो हर मंथली आपने एक जब ईएमआई बना ली कि हर मंथ मुझे सपोज करो एक XYZ अमाउंट देना है, 15,000 रुपए या 16,000 रुपए मुझे देने हैं, तो भाई आपकी इनकम हो या ना हो, आपको सिर्फ वो ईएमआई देनी ही पड़ेगी हर हाल में। आप कहीं से भी फंड मैनेज करो, इसको जो बैंकर या फाइनेंसर है उसको कोई मतलब नहीं होता पैसा कहाँ से लाओगे। अगर आप ईएमआई टाइम पे नहीं भरोगे तो हो सकता है वो आपकी गाड़ी उठा के भी ले जाए। भाई सपोज करो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कुछ पैसे की आपने डाउन पेमेंट कर दी थी और आपने जो इन्वेस्ट किया था उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल गया, और आप अब चाह रहे हो कि मैं गाड़ी की प्रीपेमेंट कर दूं, मतलब लोन को पहले क्लोज कर दूं। भाई उसका भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा, ये आप ध्यान रख लेना। ये भी आपको पहले सोचना पड़ेगा कि प्रीपेमेंट करने का फायदा है कि नुकसान है। पता चला जितने का आपने वहां प्रॉफिट कमाया था उससे ज्यादा का आपने इंटरेस्ट दे दिया। तो भाई दोनों चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात, ओनरशिप लिमिटेड होती है आपकी जब आप गाड़ी फाइनेंस कराते हो। सपोज करो आपने एक गाड़ी ली और उसको फाइनेंस कराया 5 साल के लिए, और आपने 5 साल तक उसकी, जब तक आप ईएमआई पूरी नहीं कर दोगे, ओनरशिप आपकी लिमिटेड रहेगी। मतलब फिजिकली गाड़ी आपके पास रहेगी, आरसी पे भी आपका नाम रहेगा, बट उसे फाइनेंस बाय फलाना बैंक रहेगा। वो अगर आप उनकी ईएमआई बाउंस करी या कुछ करा तो वो आपके गाड़ी उठा भी सकते हैं। तो जब तक आप ओनरशिप, एक्चुअल ओनर बैंक होता है इसका, आप नहीं होते। हर लोन में यही होता है भाई, होम लोन लोगे ना जब भी, उसमें यही होता है, जब तक आप लोन पूरा नहीं करोगे बैंक आपका ओनर होता है। आप सिर्फ वो एक तरीके से ये मान के चलो कि केयर टेकर हो उनकी प्रॉपर्टी के। भाई अब सवाल उठता है कि भाई लोन में लें या कैश में गाड़ी खरीदें। अगर आपका बजट है और आपको पास लिक्विड फंड भी है और आपके पास इमरजेंसी फंड भी है, आपको पता है कि मैं अगर गाड़ी खरीद भी लूंगा जब भी मेरा फंड रहेगा, मेरे कहीं से इनकम सोर्स कंटिन्यू बना हुआ है, तो भाई आप गाड़ी खरीदो कैश में। कोई झंझट नहीं है, ना कोई चार्जेस देना, ना कोई इंटरेस्ट देना, ना कुछ देना। बट अगर आपको पता है कि मुझे कहीं पैसा इन्वेस्ट भी करना है और मुझे पास इमरजेंसी फंड का शॉर्टेज भी है और मुझे गाड़ी भी चाहिए और मुझे बड़ी गाड़ी भी चाहिए कम पैसे में, तो भाई आप फाइनेंस की तरफ जा सकते हो। वो आपका फायदे का सौदा हो सकता है, बशर्ते आप बचा हुआ पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर दो और आपको वहाँ अच्छा प्रॉफिट हो जाए। भाई सपोज करो आपके पास 10 लाख रुपए ही हैं टोटल और आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, ठीक है, ओनरशिप आपकी हो गई, आपने फायदा क्या इंटरेस्ट नहीं दिया, बट आपका इमरजेंसी फंड हो गया 0। दूसरा केस क्या है, आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, उसमें आपने 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी, 8 लाख रुपए आपके बचे हुए हैं, वो आपने कहीं इन्वेस्ट करे, फंड करे, अपनी इमरजेंसी फंड में लगा दिया। आपने 9% इंटरेस्ट के साथ 5 साल का आपने लोन करा लिया, तो आपकी ईएमआई होगी सपोज करो 16,000 रुपए की। तो भाई टोटल आपका जो हो गया ना 5 साल में 9% के हिसाब से, वो 10 लाख रुपए के जो गाड़ी है वो आपकी होगी 11,60,000 रुपए की। मतलब आपने 1,60,000 रुपए इंटरेस्ट में दे दिए। आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आपके पास लिक्विडिटी फंड भी बचा रहेगा और इमरजेंसी क्राइसिस वगैरह कुछ हो तो उसमें भी आपके पास पैसा रहेगा। बट आपको जो है 1,60,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा इनकम में से, जो आपकी फ्यूचर में इनकम होगी। भाई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर जरूर कर दो। भाई आपको कौन सा तरीका बेहतर लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो मेरे चैनल को लेके, तो भाई वो भी कमेंट कर दें। तो बहुत जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।